जेईई एडवांस 2024 का एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैट्रिक्स है, पीएनसी है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन समझना। तो यहाँ पे हमारे पास में अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट्स है इस इक्वेशन के, और साथ में मेंशन कर रखा है कि जो अल्फा बीटा रूट्स है उन्हीं से एक सेट बनाया है टी, जिसमें है 1 अल्फा एंड बीटा, और मैट्रिक्स बनानी है 3x3 की। और इसने आर आई डिफाइन किया है आईएथ रो के एलिमेंट्स का सम, और सी जे डिफाइन किया है जेएथ कॉलम के एलिमेंट्स का सम। तो एक बार जल्दी से क्वाड्रेटिक अगर हम देखें तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, जिसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना दिख रहा है यहाँ से, -1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी सेट है उसके तीनों एलिमेंट्स का सम कितना है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है। ठीक है, और अल्फा बीटा इर्रेशनल है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं, इर्रेशनल। अब एक एक करके हम लिस्ट 1 के पी क्यू आर एस को सॉल्व करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया है कि टी जो सेट है उसमें कौन कौन है, 1 अल्फा एंड बीटा, ये 3 एलिमेंट्स हैं, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 कितना है, 0 है। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स एम है पी के अंदर, उसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस काउंट करनी है विद ऑल एंट्रीज इन सेट टी सच दैट आर आई सी जे इज 0 फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब हर रो के एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए और हर कॉलम के एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए। अगर तुमने इसको ट्राई किया होगा तो तुम्हें समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते तुम्हारे दिमाग में सुडोकू भी आया होगा। मतलब सुडोकू जिस तरह से हम खेलते हैं, सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ जो कंस्ट्रेंट होते हैं वैसे वैसे कंस्ट्रेंट यहां पर भी दिखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो हमें जो मैट्रिक्स बनानी है उसके हर कॉलम में एलिमेंट्स का सम 0 और हर रो में एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए, और एलिमेंट्स हमें उठाने हैं अल्फा बीटा 1 ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर रो के अंदर 1 अल्फा बीटा होना चाहिए और हर कॉलम के अंदर 1 अल्फा बीटा होना चाहिए। तो फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट एलिमेंट के पास में अभी तक कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। 1 अल्फा बीटा में कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सबसे पहले इसको 3 चॉइसेस दे दी, और 3 चॉइसेस देने के बाद कुछ एक वैल्यू यहां पे रख देता हूं। मैंने रख दिया यहां पे 1। अब अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया है तो सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का, उसके पास में 2 चॉइसेस बचेंगे, या तो वो अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है। तो उसके पास में 2 चॉइसेस यहां पे मैंने इंटू 2 कर दिया। उन 2 चॉइसेस में से एक मैंने यहां पे वैल्यू रख दी, मान लो मैंने यहां पे रख दिया अल्फा। अब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट के पास कितनी चॉइस रहेंगी, 1 आ चुका है, अल्फा आ चुका है, तो सिर्फ क्या बचा, बीटा। तो इसके पास चॉइसेस कितनी है, एक चॉइस है। अब बात करते हैं सेकंड रो और साथ में बात करेंगे फर्स्ट कॉलम के। तो पहले चलो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो वो सेकंड एलिमेंट जो है वो या तो अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है। तो मतलब इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। तो इंटू 2, और अल्फा और बीटा में से कोई एक वैल्यू यहां पे फिल कर देते हैं। यहां पे मैंने अल्फा रख दिया। अब ध्यान से देखो, अब आगे के लिए कितनी चॉइसेस बचती हैं या चॉइसेस है या नहीं वो चेक करते हैं। ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट कॉलम में 1 आ चुका है, अल्फा आ चुका है, तो लास्ट टर्म क्या रहेगी इसकी, डेफिनेटली बीटा ही रहेगी, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, फर्स्ट रो की बात करें, अगर फर्स्ट रो में एक एलिमेंट अल्फा आ चुका है, और थर्ड कॉलम में अगर देखें तो थर्ड कॉलम में बीटा है हमारे पास में। तो ये जो एलिमेंट है वो अल्फा नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा सेकंड रो में आ चुका है, और ये एलिमेंट बीटा नहीं हो सकता क्योंकि ये थर्ड कॉलम में आ चुका है। तो यहां पे सिर्फ क्या आ सकता है, 1। और जैसे ये 1 हो गया, अब सेकंड रो का बीच वाला एलिमेंट क्या हो सकता है, सिर्फ बीटा हो सकता है। और जैसे ये बीटा हो गया, सेकंड कॉलम में अल्फा है, बीटा है, लास्ट एलिमेंट 1 होगा। और जैसे ही 1 आ गया, तो अगर थर्ड रो देखें तो बीटा है, 1 है, तो हमारा थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट सिर्फ अल्फा ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 नंबर्स को फिल करते बाकी सब अपने आप कंस्ट्रेंट के थ्रू फिल हो जाएंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट हम सुडोकू में लगाते हैं उसको सिंप्लीफाई सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हुआ पी पार्ट का आंसर। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी, ऐसी 12 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पी पार्ट तो हुआ 12, इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू पार्ट में हमारे पास में नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट सी जे इज 0। तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है
और उसके कॉलम में एलिमेंट्स का सम जीरो होना चाहिए और सारी एंट्रीज उठानी कहाँ से है, टी से उठानी है। तो क्यू के लिए भी ऐसा ही कुछ करेंगे हम। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। तो 1 अल्फा बीटा, तीनों में से कोई एक वैल्यू यहां पे मैंने रख दी 1। अब क्योंकि कॉलम 1 में सारे एलिमेंट्स का सम जीरो होना चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट अल्फा या बीटा में से कोई एक होगा, 2 चॉइसेस यहां पे। तो यहां पे मैंने रख दिया एक बार के लिए अल्फा। और थर्ड एलिमेंट फिर अगर फर्स्ट और सेकंड फिल हो चुका है तो थर्ड एलिमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक ही चॉइस है, क्या रहेगा, बीटा। अच्छा, अब ध्यान से देखना ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है। तो अगर यहां पे अल्फा है तो इधर भी क्या रहेगा, अल्फा। यहां बीटा है तो यहां पे भी क्या रहेगा, बीटा। और क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो यहां पर जो आएगा ये जो एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। अब अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो बीटा नहीं हो सकता ये और अल्फा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये एलिमेंट क्या रहेगा, सिर्फ 1 ही हो सकता है। ये भी क्या रहेगा, 1। अब सेकंड कॉलम का देखो, अल्फा आ चुका है, 1 आ चुका है, तो यहां पे सिर्फ कौन होगा, बीटा। और इसी तरह से थर्ड कॉलम में बीटा आ चुका है, 1 आ चुका है, तो यहां पे कौन होगा, अल्फा। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने 3 2 किया, मतलब कुल मिला के मैंने फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को 3 चॉइसेस दी, फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट को मैंने 2 चॉइसेस दी और थर्ड एलिमेंट अपने आप आया। उसके बाद सिमेट्रिसिटी और इस कंस्टेंट का यूज करके बाकी सारी वैल्यूज अपने आप फिलअप हो जाएंगी। तो कुल मिला के क्यू में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऐसी टोटल कितनी चॉइसेस रहेंगी, 6 चॉइसेस रहेंगी। तो क्यू का आंसर क्या रहेगा, 6। अब चलते हैं इसके आर और एस पार्ट को समझने के लिए। ध्यान से देखो, आर में हमें दे रखा है एम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स भी क्या हैं, सेट टी से उठाए हैं हमने आई ग्रेटर देन जे के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं आर में तो कुछ एम इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए, 0 0 0 कर दिया। आई ग्रेटर देन जे के लिए इसका मतलब ये जो लोअर ट्रायंगुलर पार्ट है, एक तरह से इस तरफ की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या आना चाहिए, टी सेट से एलिमेंट उठाना है। तो एक बार के लिए मैं ऐसे लिखता हूं कि ए बी सी मान लेता हूं इसको। मैंने मान लिया कि ए बी सी 3 एलिमेंट मैंने उठाए हैं फ्रॉम द सेट टी। अच्छा, ये कैसे उठा सकता हूं, इस पर कोई कंस्टेंट मेंशन नहीं है यहां पर। इन्होंने ऐसा नहीं कहा इनका सम 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर हाँ, ये है कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो आएंगे कहां से, सेट टी से आने चाहिए। तो मैंने एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया और एक का नाम सी रख दिया। और ये तीनों की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, हो सकता है तीनों सेम हो सकता है तीनों डिफरेंट हो, पर आएंगे कहां से, 1 अल्फा बीटा ही आएंगे ये। अच्छा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर ये एलिमेंट ए है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस ए। तो ये मैंने लिखा यहां पे माइनस ए। सिमिलरली बी के सामने इधर माइनस बी और सिमेट्री से सी के लिए माइनस सी। तो ये तो मेरा एम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है। अब उसने आगे कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, और इसमें एलिमेंट्स किसको काउंट कर रहा है ये, इस कॉलम मैट्रिक्स को। तो मतलब ऐसी कितनी कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है जिसके लिए एम एक्स इज इक्वल टू A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। तो मैं इसको यहां पे सीधा लिख ही देता हूं, -A 0 और A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट मतलब -C, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, C। इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉलम मैट्रिक्स X हो सकते हैं। तो अगर इसको थोड़ा समझदारी से अगर देखो तो ये हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही आ चुका है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी चीज को एक बार और ढंग से लिख देता हूं मैं, 0 -A -B A0 -C B C 0 और x कौन है, x y z और सामने कौन है, -A0 C। सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करो, डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना है, 0 है। और ये बात तो बोलने की भी नहीं है क्योंकि ऑर्डर 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो या तो इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे या फिर नो सॉल्यूशन रहेंगे। तो यहां से अगर मैं इसका Δ1 चेक करूं तो Δ1 चेक करने का मतलब फर्स्ट कॉलम की जगह क्या आ जाए, -A0C। तो Δ1 आ जाएगा -A0C -A0C -B -C0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसी तरह से Δ2 अगर चेक करें तो Δ2 में हम क्या करेंगे, जो
कांस्टेंट वाला कॉलम है वो सेकंड कॉलम की जगह इंसर्ट कर देंगे, तो डेल्टा 2 तो डेल्टा के ही इक्वल रहेगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ m के इक्वल रहेगा, जो कि ऑलरेडी कितना है 0, तो डेल्टा 2 भी कितना आ जाएगा 0। इसी तरह से अगर मैं डेल्टा 3 चेक करूं तो डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम की जगह कांस्टेंट वाला कॉलम मतलब -a 0 c पुट करेंगे तो डेल्टा 3 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास में डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 2 0 है, डेल्टा 3 0 है। क्रैमर्स रूल डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल आर 0, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इनफाइनाइट। अब चलते हैं एस पार्ट की तरफ। एस पार्ट इसका सिंपल है, इसमें पूछा है मैट्रिक्स एम जो है उसकी एंट्रीज टीसी उठानी है और आर आई का सम क्या होना चाहिए, मतलब हर रो के एलिमेंट्स का सम क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हमें मैट्रिक्स एम के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो मैट्रिक्स एम अगर लिखना चाहें तो हमें कुल मिला के उसमें हर रो में एलिमेंट्स का सम 0 रखना है। तो कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर मैं बना दूं 1 अल्फा बीटा, तो 1 अल्फा प्लस बीटा सम कितना आ जाएगा 0। दूसरा कैसे लिख दिया मैंने, अल्फा बीटा 1 और फिर मैंने लिख दिया 1 बीटा अल्फा। तो ध्यान से देखा तो मैंने हर रो में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा, तीनों का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहां पे अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं और डिटरमिनेंट लेने के बाद में अगर मैं सीधा अप्लाई कर दूं C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 ऐड अगर कर दें तो डिटरमिनेंट ऑफ m कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 0 0 0 और बाकी सब ऐसे है, अल्फा बीटा 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 1 अल्फा। तो डिटरमिनेंट m की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो s का आंसर क्या रहेगा, 0। तो p का आंसर हमने कितना निकाला, 12, और q का आंसर कितना निकाला था, 6, r का आंसर इनफाइनाइट। तो p इज कनेक्टेड टू 2 और q इज कनेक्टेड टू 6 मतलब कि 4, और r इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट मतलब कि 3, और s इज कनेक्टेड टू 0 मतलब 5। तो इसका मतलब आंसर रहेगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में PQRS में से कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।